हेलो नमस्कार साथियों, मैं मयंक तोमर आप सभी का मार्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और बहुत लंबे समय के बाद आज हम मिल रहे हैं। ठीक है, तो हम जो है अपना एक जीएस को कॉम्पैक्ट फॉर्म में देखने की कोशिश करेंगे। और जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं तो उन क्वेश्चंस के माध्यम से, मिक्स क्वेश्चंस करने के माध्यम से अपनी प्रैक्टिस को जाँचेंगे, परखेंगे और इस हिसाब से हम अपनी आगे की तैयारी को करेंगे। तो हम आपके जो क्वेश्चंस होंगे, लगभग हम 25 से 30 क्वेश्चन डेली बेसिस पे कर रहे होंगे। और इन क्वेश्चंस में आपको जो करंट अफेयर है, या आपका पॉलिटी वाला सेशन है, या आपका इकोनॉमी वाला सेशन है, ज्योग्राफी वाला सेशन है, आपको मिक्स क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है ना। तो जो क्वेश्चंस आपसे आते हैं उनको आप करते हुए चलिएगा। जो क्वेश्चंस आपसे अगर नहीं आ रहे हैं तो आप उनको रिवाइज करने के लिए कॉपी पे लिख भी सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे। ठीक है, चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज का आपके सामने ये पहला क्वेश्चन ये रहा। ठीक है ना। क्या है पहला क्वेश्चन? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया द प्लांट ऑफ नेप्थलीन्स इज फाउंड? निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में नेप्थीन्स का पौधा पाया जाता है? तो जो आपका नेप्थीन्स है ये आपका मिलता है मेघालय में। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा भी गया है कि जो नेप्थीन है, ये जो पौधा है आपका कहाँ मिलता है? ये आपका मिलता है किसमें? मेघालय में। ठीक है। इसके बाद पूछा गया है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? तो डीपीएसपी के बारे में बात करना चाह रहा है कि बताइए भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बात करता है? तो आपको पता होना चाहिए। जो आपके पास पार्ट 1 है ये भारत एवं राज्य के संघों के बारे में बात करता है। जो भाग 2 है ये सिटीजनशिप, नागरिकता के बारे में बात करता है। जो भाग 3 है ये फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों के बारे में बात करता है। और जो पार्ट 4 है, भाग 4 है, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बात करता है, डीपीएसपी के बारे में बात करता है। और अगर एक क्वेश्चन आप यहाँ से और बना सकते हैं कि जो डीपीएसपी है ये आर्टिकल नंबर कहाँ से कहाँ तक है? तो आप बता सकते हैं कि आर्टिकल नंबर कहाँ से 36 से लगाकर आर्टिकल नंबर 51 तक है, 51 तक आपके आते हैं। ठीक है। तो डीपीएसपी आपके यही पूछा गया आपका, डीपीएसपी कहाँ से कहाँ तक आते हैं? तो आर्टिकल 36 से लगाकर आर्टिकल 51 तक आपसे पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। रिसेंटली ब्लैंक ए 1993 बैच आईपीएस ऑफिसर फ्रॉम द उत्तर प्रदेश, इंपोर्टेंट बनेगा, इज अपॉइंटेड द एक्टिंग डायरेक्टर जनरल ऑफ द सीआरपीएफ। तो सीआरपीएफ के एक 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं उत्तर प्रदेश के, इनको सीआरपीएफ का कार्यवाहक महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो इनका नाम आपसे पूछा गया है। तो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, 1993 बैच के हैं और सीआरपीएफ का इनको एडिशनल डीजी बनाया गया है। तो इनका नाम क्या है? वितुल कुमार। क्या नाम है इनका? वितुल कुमार। ठीक है। चलिए इसके बाद देखेंगे 44। कौन सा राजवंश तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में स्थापित हुआ? विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया आफ्टर द इन्वेजन ऑफ तैमूर? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो तैमूर के बाद भारत में जो है कौन सा राजवंश स्थापित हुआ? जिसका नाम था सैयद वंश, जिसकी स्थापना की थी किसने? खिलजी खान ने जिसकी स्थापना की थी। ठीक है ना। तो सैयद वंश की स्थापना, राजवंश की स्थापना तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में हुई थी। ठीक है। चलिए 45। देखो इसमें हम कोई एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, सीधा क्वेश्चन है और आपका आंसर। तो टाइम आपका यहाँ बचना चाहिए। जहाँ मुझे लगेगा कुछ बोलने वाली बात है तो मैं आपको वहाँ भी बता दूंगा। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिया स्टेट्स इज सराउंडेड बाई बांग्लादेश ऑन ऑल द 3 साइड्स? आप सबको पता होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? उसका नाम क्या है? त्रिपुरा है। ये सब आपको पता है, त्रिपुरा तीनों ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ है। 46 की बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टेट और यूनियन टेरिटरी शेयरिंग ए बॉर्डर विद अफगानिस्तान? निम्नलिखित में से भारत के साथ, अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाला भारत का केंद्र शासित प्रदेश राज्य कौन सा है? तो एकमात्र राज्य, एकमात्र यूनियन टेरिटरी रहेगा, इसका नाम क्या है? जम्मू कश्मीर। और ये लगभग 106 किलोमीटर की जो बाउंड्री है वो शेयर करता है। और जितने भारत के पड़ोसी देश हैं उसमें से सबसे कम बाउंड्री शेयर करने वाला देश कौन सा है? हमारा अफगानिस्तान। और सबसे जो ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है उसका नाम क्या है? बांग्लादेश। तो ये तो आप 2 चीज़ यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 47 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा मेरे हिसाब से। 47 इंपॉर्टेंट रहेगा। निम्नलिखित में से एक नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको पता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द कमेटी दैट ड्राफ्ट द न्यू एजुकेशन पॉलिसी? बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई थी तो इसके जो अध्यक्ष थे इनका नाम क्या था? के कस्तूरी रंगन। आपको पता है बलवंत राय मेहता कमेटी की अगर आप बात करना चाहो तो आप कर सकते हैं, क्योंकि बलवंत राय मेहता कमेटी के रिकमेंडेशन से पंचायती राज प्रणाली की स्थापना की गई थी। और केसी नियोगी की बात करेंगे तो ये सार्वभौमिक जो हमारे मताधिकार हैं
जो सार्वभौमिक हमारा जो ह्यूमन राइट्स हैं उनके बारे में बात की गई थी केसी नियोगी के द्वारा। चलिए 48 की बात करेंगे। वाईकॉम सत्याग्रह जो 1924 से लगाकर 1925 तक हुआ, ये कहाँ पर हुआ था? तो वाईकॉम सत्याग्रह ये हमारा यूपी पीसीएस से लगाकर और एसएससी के वनडे एग्जाम तक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। ये आपका कहाँ पर हुआ था? वाईकॉम सत्याग्रह ये आपका हुआ था केरल में, ठीक है ना। तो केरल में वाईकॉम सत्याग्रह आपका 1924 से लगाकर 1925 के बीच में प्रारंभ हुआ था, ठीक है। चलिए 49 की बात करते हैं। विच अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस द चेंजेस इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? वो किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तन किया गया था? आप सबको पता है प्रस्तावना में सबसे पहली बार सिर्फ आज तक एक बार ही संशोधन किया गया है, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, जिसमें समाजवाद सेक्युलरिज्म था, उसके बाद पंथ निरपेक्ष था और आपकी अखंडता इंटीग्रिटी था। तो इन 3 शब्दों को जोड़ने का काम 42वें संविधान संशोधन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा ही किया गया था। 42वें संविधान संशोधन 1996 के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। तो आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से जांच सकते हैं। तो क्वेश्चंस लगातार लगाते रहिएगा, जो चीज़ नहीं आ रही है उसको आप जो है क्या करिएगा, लिखते हुए चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 51। अभी आपने एग्जाम देखा होगा, जो अभी एग्जाम आपका आरपीएफ एसआई वाला एग्जाम हुआ था, जीडी का एग्जाम हुआ, तो पंचवर्षीय योजना से काफ़ी क्वेश्चन वहाँ से पूछे गए हैं, ठीक है ना। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग 5-year प्लान ऑफ इंडिया वाज ए कंप्लीटली फेलियर? कि बताइए भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से विफल रही? तो इसको याद करने का बड़ा आसान सा तरीका है। जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, क्योंकि आपको पता है 51 से लगा के 56 तक हमारी पहली पंचवर्षीय योजना चलती है, आप देख भी सकते हैं। 51 से लगाकर 56 तक की आपकी पहली पंचवर्षीय योजना चलती है, फिर 56 से लगाकर 61 तक आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना चलती है, और फिर 61 से लगाकर 66 तक आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना चलती है। लेकिन इसी बीच में आपको इंडो चाइना वार और आपको इंडो पाक वार 2 बार आपको देखने को मिलते हैं। तो भारत चीन युद्ध और भारत पाकिस्तान युद्ध देखने को मिलते हैं। तो इसी कारण से जो भारत की अपनी पूरे प्लान था वो कंप्लीटली एग्जीक्यूट नहीं हो पाया था। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना को ही क्या कहा जाता है? ये कंप्लीटली फेलियर प्लान रहा है भारत का। बोलो बात समझ में आएगा? तो 3rd 5-year प्लान, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना पूर्ण रूप से क्या मानी जाती है? असफल मानी जाती है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आप यहां से और देखेंगे कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे। एक क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण, द नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, किस पंचवर्षीय योजना में हुआ? तो 6ठी पंचवर्षीय योजना में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये आप क्वेश्चन जो मैंने आपको बोले भी हैं, याद है तो अच्छी बात है, वरना इनको लिख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में टकराएंगे पक्का। 52 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ऑपरेशन ग्रीन? ठीक है ना। निम्नलिखित में से किसे ऑपरेशन ग्रीन के नाम से जाना जाता है? तो ऑपरेशन ग्रीन आप पता ही है, हरित क्रांति के रूप में आया था, ठीक है ना, ऑपरेशन ग्रीन। तो टोमेटो, पोटैटो, ऑनियन, ऑल ऑफ द दीज, तो यानी कि ये सभी जो है ऑपरेशन ग्रीन के नाम से इनको जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 53 निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला, जहां पहला वर्ड लग जाता है तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, बायोस्फीयर रिजर्व है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियाज फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व? तो नीलगिरी इज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया। तो नीलगिरी भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व आपका है या माना जाता है, ठीक है। चलिए इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 54 की बात करते हैं। आगे आपका क्वेश्चन एक डांस से है ना, नाचना। आओ, डंडारी एक पारंपरिक नृत्य शैली है ना। बहुत सारे डांस होते हैं जो हमारे यहाँ भी चलते हैं, डांस आपने देखा भी होगा, तो उसकी भी कोई ना कोई शैली होगी जो किस राज्य से उत्पन्न हुई है ना। डंडारी इज ए ट्रेडिशनल डांस फ्रॉम दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द स्टेट ऑफ, तो केरला, महाराष्ट्र, हरियाणा और तेलंगाना। तो ये जो नृत्य शैली है ये कहाँ की मानी जाती है? आपकी तेलंगाना की, ठीक है ना। और तेलंगाना की राजधानी कहाँ पर है? अमरावती या हैदराबाद? कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। चलिए, और यहाँ के आप मुख्यमंत्री का नाम भी मुझे बताएंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिएगा 55 निम्नलिखित में से मोहम्मद गोरी के किस सेनापति ने बिहार विजय, बंगाल विजय एवं असम पर आक्रमण करके विजय प्राप्त की थी? Which of the following मोहम्मद गोरीज कमांडर हैज कॉन्कर्ड बिहार, बंगाल एंड असम? तो कौन था? उसका नाम सिर्फ आपको देखो, यहाँ पे आप कॉमन सेंस का यूज कर सकते हो, ठीक है ना। जो बख्तियार खिलजी था यही बिहार वाले प्रांत में था, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस किया था, ठीक है ना। तो बख्तियार खिलजी था, तो यहीं से आप इस क्वेश्चन को एलिमिनेट भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो बख्तियार खिलजी ही उस समय उसका क्या था? कमांडर था मोहम्मद गोरी का, जिसने यहाँ पर क्या किया था? आक्रमण किया था, ठीक है। चलिए 56 की बात करेंगे। हाल ही में, बेटा जीएस की किताब ले आओ एक बार। हाल ही में एक ही वनडे इंटरनेशनल मैच में 7 विकेट लेने वाले सबसे तेज
गेंदबाज कौन बन गए? देखो ये आपका करंट का क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 विकेट लिए हैं और सबसे तेज गेंदबाज बने हैं, तो आप मैच देखते होंगे, आपको तो इसका आंसर पता भी होना चाहिए। उसका नाम क्या है? वानिंदु हसरंगा। तो वानिंदु हसरंगा ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं आपके श्रीलंका से। तो श्रीलंका से ये बिलोंग करते हैं। तो वानिंदु हसरंगा जो है पहले प्लेयर बने हैं जो सबसे ज़्यादा तेज विकेट लेने वाले, 7 विकेट इन्होंने यहाँ पर लिए हैं, ठीक है ना। चलिए 57 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर ऑब्टेनिंग न्यूक्लियर एनर्जी? परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो आपको पता है परमाणु ऊर्जा के लिए तो आपको यूरेनियम चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के पास परमाणु बनाने के जो तत्व है यूरेनियम है, उसके भरपूर मात्रा में वहाँ पर क्या मिलते हैं आपको? इसके पर्वत मिलते हैं, पहाड़ मिलते हैं, ठीक है ना। यूरेनियम वहीं से आपको क्या मिलता है? बहुत बड़ी मात्रा में निकाला जाता है, ठीक है। चलिए यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी जो आपका प्रतिरोधक है, जो आपका सबको बताइए, ओम मीटर, रो मीटर, ओम और रो, तो क्या है? ओम मीटर जो है प्रतिरोधकता का मात्रक है, ठीक है ना। चलिए 59 व्हाट आर द मेन कलर्स ऑफ फोटोग्राफी? आपको आजकल फोटोग्राफी का बड़ा शौक है, ठीक है ना। तो फोटोग्राफी में मुख्यतः कौन से रंग मिलते हैं? तो 3 रंग इसमें मिलते हैं। एक तो लाल होता है, एक नीला होता है, इसके साथ साथ एक पीला होता है ना। लाल होता है, नीला और एक पीला। तो YB, तो RY आप याद रखेंगे, RY, तो रेड, ब्लू एंड येलो। बहुत कॉमन सा क्वेश्चन आता है फिजिक्स से, है ना। तो RY है ना, तो RY, तो रेड, ब्लू और येलो। 60 की बात करेंगे। इंडिया इज ए वेलफेयर स्टेट, वी गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग? भारत एक कल्याणकारी राज्य है, इसकी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो आपको पता है इंडिया जो है एक कल्याणकारी राज्य होगा, वेलफेयर स्टेट होगा। ये आपको पार्ट नंबर 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निदेशक तत्व से ही इसकी जानकारी आपको मिलती है। तो DPSP इसका सही आंसर हो जाएगा। इतनी बात सबको क्लियर हो गई क्या? चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए इन द मुगल पीरियड अमल गुजार, है ना, ये बहुत अच्छे टर्म आ जाते हैं। मौर्य काल से बहुत आता है, गुप्त काल से बहुत आता है, मुगल काल से आता है। तो अमल गुजार किस देश से संबंधित था, किस क्षेत्र से संबंधित था? तो अमल गुजार बेसिकली जो रेवेन्यू हुआ करता था, राजस्व जो हुआ करता था, इस राजस्व से ही अमल गुजार को संबंधित करके देखा जाता है मुगल काल के अंदर। अमल गुजार का क्षेत्र जो अमल गुजार था, तो उसका मतलब क्या था? वो रेवेन्यू से यानी कि राजस्व से संबंधित था। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना कहाँ से ली गई है? तो देखो DPSP बार बार रिपीट हो रहा है, तो आपको बताए कहाँ से ली गई है? आयरलैंड से ली गई है ना। US की बात करेंगे तो US से क्या लिया गया है? फंडामेंटल राइट्स लिए गए हैं, मौलिक अधिकार, बोलो हाँ है ना। USSR से क्या लिए गए हैं? फंडामेंटल ड्यूटी ली गई है, मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं, है ना। और जापान से क्या लिया गया है? विधि के समक्ष क्या? समान न्याय, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें यहाँ से आपको याद होनी चाहिए कि किस देश से हमने क्या लिया है। चलिए जनवरी 2025, तो रिसेंटली का करंट अफेयर क्वेश्चन है, में मृत्युदंड की सजा पाने वाले लगभग 60 कैदियों को बख्शते हुए किस देश ने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया गया? तो जिम्बाब्वे ने क्या किया है? वहाँ के जिन व्यक्तियों को, 60 कैदियों को लगभग मृत्युदंड दिया जाना था, उनकी सजा को क्या कर दिया है? माफ कर दिया है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट 44 डांस आपके पास फिर आ गया। राधा श्रीधर निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हैं? राधा श्रीधर इज द एसोसिएट विद विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस? तो इनका डांस कौन सा है आपका? भरतनाट्यम से जुड़ी हुई है, ठीक है ना। 45 मैं इंपोर्टेंट मार्क करके चलूंगा बायोलॉजी के इस क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करता है? विच हार्मोन कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स? तो इसका नाम क्या है आपका? ऑक्सिस। ऑक्सिस जो होता है AUXINS, ऑक्सिस जो होता है ये पौधे की जो वृद्धि होगी उसको क्या करता है? नियंत्रित करता है, उसको कंट्रोल करता है, ऑक्सिन्स, ठीक है ना। चलिए 46 इंडिया इज द ब्लैंक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड द एक्सपोर्टर ऑफ टबैको एज दिसंबर 2024। दिसंबर 2024 तक भारत तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक बन गया है। तो कौन सा बन गया है ये? दूसरा, सेकंड, ठीक है ना। फर्स्ट कौन सा है आप मुझे बताएंगे? पहले वाला कौन सा फर्स्ट? पूरी दुनिया का पहला ऐसा कौन सा देश है जो सबसे बड़ा उत्पादक है किसका? टबैको का, ठीक है ना। चलिए 47 की बात करते हैं। क्रांतिकारी संगठन में बहुत बड़ी संख्या में युवा महिला क्रांतिकारियों ने भाग लिया। तो ऐसा कौन सा संगठन था जिसमें सबसे ज़्यादा
महिला जो क्रांतिकारी थी उन्होंने जो है भाग लिया था, तो वो थी आपकी इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। तो सुभाष चंद्र बोस जी का यहाँ से एक संबंध माना जाता है। तो इंडियन रिपब्लिकन आर्मी में जो है सबसे ज़्यादा महिलाओं ने क्या किया था, क्रांतिकारी महिलाओं ने भाग लिया था। इसके बाद देखिएगा, विच पार्ट ऑफ द एटम्स एमिट्स द रेडियो एक्टिव रेडिएशन। रेडियो एक्टिव विकिरण परमाणु के किस भाग में होता है, तो आपको सबको पता ही होगा, ये तो भैया कहाँ होगा, नाभिक में ही होगा। जो आपका न्यूक्लियस होता है नाभिक में ही होगा, इसमें कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं थी। हु सेड दैट द ब्रिटिश रूल वाज ए ब्लीडिंग ड्रेन फ्रॉम इंडिया। ये किसने कहा था कि ब्रिटिश शासन भारत में एक खूनी निकास था। तो दादा भाई नौरोजी, द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत के जो दादा भाई नौरोजी थे, उन्होंने इस बात को कहा था कि जो ब्रिटिश है वो ब्रिटिश शासन जो है भारत से एक खूनी निकास कर रहा है, ठीक है ना, दादा भाई नौरोजी। तालीकोटा का बैटल आ गया, आपको बताइए। तालीकोटा की लड़ाई दक्षिण भारत के दक्कन क्षेत्र में विजयनगर के हिंदू राजा और बाजीपुर, बीदर, अहमदनगर और गोलकुंडा के 4 सहयोगी मुस्लिम सुल्तानों की सेनाओं के बीच टकराव में कब लड़ा गया था, तो आपको याद होना चाहिए। ये वैसे तो यहाँ पर 1565 दिया गया है, लेकिन जनवरी फरवरी कर दिया, तो ये कहा होगा आपका जनवरी होगा, ठीक है ना। तो वैसे तो आपका काम यहाँ पे चल जाना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन में 1565 के साथ जनवरी और फरवरी दोनों दे दिया गया, तो आपको जनवरी याद रखना पड़ेगा। तो देखो थोड़ा सा काम तो करना पड़ेगा आपको एक्स्ट्रा। एक फुटबॉल मैच 2 टीमों के द्वारा खेला जाता है, जिसमें से प्रत्येक में अधिकतम कितने होते हैं। एक फुटबॉल मैच इज प्लेड बाय 2 टीम्स, मतलब ये पूछना चाह रहा है कि जो फुटबॉल मैच है उसमें कुल कितने प्लेयर होते हैं, तो कितने प्लेयर होते हैं, आपको 11 प्लेयर होते हैं, 11 प्लेयर्स होते हैं, बताइए हाँ है ना। चलिए, हु ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हु हैव प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया। कृषि वैज्ञानिक जिसने भारत में हरित क्रांति, तो सबको पता है एम एस स्वामीनाथन जो है भारत के हरित क्रांति के फादर जनक माने जाते हैं, एम एस स्वामीनाथन, ठीक है। चलिए, कितने प्रदेश भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू हाउ मैनी इंडियन स्टेट, तो आपको बताइए कितने स्टेट है, 8 राज्यों से होकर, है ना, जैसे मिजोरम है, त्रिपुरा है, गुजरात है, राजस्थान है, ठीक है ना, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है। तो यहाँ से होके क्या होती है आपकी कर्क रेखा गुजरती है। मैं अभी नाम आपको नहीं बता रहा हूँ उतने, तो लेकिन फिर भी आपको याद आ जाए, तो इसलिए मैंने ये सब चीज़ें बता दी आपको, ठीक है। आगे लिखा है, कौन विषाणु जनित रोग नहीं है, विच इज नॉट ए वायरल डिजीज। तो वायरल डिजीज नहीं है आपका रुबेला आपका वायरल से नहीं होता है, किस होता है, बैक्टीरिया से होता है, ठीक है ना। तो रुबेला इज नॉट ए वायरल डिजीज, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो आज लगभग हम 40-50 क्वेश्चन तो करेंगे। गुजरात के वर्तमान राज्यपाल का नाम पूछा गया, तो आपको पता होना चाहिए आचार्य देवव्रत। कलराज मिश्र की बात करेंगे तो आप राजस्थान में जाएंगे। आनंदीबेन पटेल आपको पता ही है, उत्तर प्रदेश की है, ठीक है ना। चलिए, INA जो पता ही आपको, आज़ाद हिंद फौज, ठीक है ना। तो आज़ाद हिंद फौज जो है जापान की सहायता से आज़ाद हिंद फौज को अंडमान और निकोबार को जीता था, आपको बताइए, जापान की हेल्प से सुभाष चंद्र बोस ने, है ना, जीता था। तो उसका नाम क्या रखा था, तो वहाँ पर जो आइलैंड उसका नाम रखा गया था शहीद एवं स्वराज, शहीद एंड स्वराज। प्रांतीय विधान परिषदों को किस अधिनियम के तहत राजस्व और व्यय के वार्षिक विवरण पर चर्चा करने की शक्ति दी गई थी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अंडर विच एक्ट द प्रोविजनल लेजिस्लेटिव काउंसिल वर हैव द पावर ऑफ द डिस्कसिंग द एनुअल सेटलमेंट ऑफ द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। और ये अधिनियम था आपका भारत परिषद अधिनियम 1892, आपको याद होना चाहिए। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, आपको पता है 1919 में क्या किया गया था, 1919 मुझे बताएंगे एक बार। 1919 में जेम्स फोर्ड एक्ट आया था ना, ठीक है। चलिए, इसके बाद डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू द लिक्विड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मार्क करूंगा इसको, 58 को, बहुत इंपॉर्टेंट मार्क है, बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। गैस का तरल में बिना बदले ठोस में परिवर्तन, गैस से सीधा क्या चेंज हो गया आपका, ठोस, यानी कि सॉलिड। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका निक्षेपण, यानी कि डिपोजिशन। क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है डिपोजिशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट, क्योंकि यहां पर आपको डायरेक्ट गैस लिक्विड में नहीं गई, सॉलिड में बनी है ना, डिपोजिशन। इसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी किस देश से होकर नहीं गुजरती है, बढ़िया क्वेश्चन है 59 भी। तो आप देखेंगे बांग्लादेश से आती है, चाइना से आती है, इंडिया से आती है, भूटान से ये नहीं गुजरते, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये भूटान से नहीं गुजरेगी। ली कमीशन, देखो वहां पर अभी हमने पढ़ा नई शिक्षा नीति, रंगराजन, कस्तूरी रंगराजन के द्वारा थी, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, ली कमीशन। तो ली कमीशन किससे संबंधित था, तो ये क्वेश्चन भी बहुत एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये जो आपका प्रांतीय नगरीय सेवा थी, है ना, द प्रोविजनल
सिविल सर्विसेज, तो प्रांतीय नगरीय सेवा के लिए बनाया गया था ली आयोग, ठीक है ना। तो आयोग से आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये लगभग आज हमने अपने 40 से 45 क्वेश्चन देखे हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में भी आएंगे, जो आपको समझ में नहीं आया उसको आप देखिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा भाई, ठीक है ना। इसका मन करे कमेंट जरूर कीजिएगा। और इसके साथ साथ हमारी मार्स एकेडमी की अपनी एक जीएस की बुक भी आ गई है, ठीक है ना। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। अभी ये हमारे ब्रांच मुजफ्फरनगर पे अवेलेबल है। तो जितने हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं भैया एक बार आके जरूर देखें, ठीक है ना। इस पे जितने हमारे सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं सब उसके लगाए गए हैं। बहुत बेहतरीन किताब बनाई गई है ना, शानदार किताब है। इसमें मैंने स्टैटिक वाला पार्ट बहुत अच्छे से रखा है, बाकी जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं इसमें मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन किताब बड़ी शानदार है, ठीक है ना। तो इसको आप जरूर एक बार देखिएगा, पढ़िएगा, और जो भी आपके सुझाव हैं मुझे जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।